आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट ईवीएस। देखो मेंस के सिलेबस में, हमारे मेंस के सिलेबस में है ना, एक सेकेंड, देखो ये हमारे मेंस के सिलेबस में है ना, जो एनवायरनमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब देखो इतना ही सिलेबस में लिखा है। इवन इफ आपको इन सारे वर्ड्स के मतलब पता है, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के मतलब पता है, फिर भी आप जो है ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इवन इफ यू नो ईच ऑफ द वर्ड। क्यों? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट के तो इस वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियो है आज का, जो भी 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एनवायरनमेंट में जो है ना, अगर आप देखोगे 2013 से इसका वेटेज बढ़ा है, 13, 14 इसके हैं वेटेज एग्जाम में, बिकॉज ऑफ IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वजह से। और देखो इससे ना 14 क्वेश्चन इस साल ही आए थे, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। और अगर आप ये सोचो ना कि आप PT 365 पढ़ के, PT 365 पढ़ के आप इन्वायरमेंट में क्वेश्चन सही कर लोगे, ये गलत है। बेसिक्स आने ही चाहिए आपको। तो चलो हम लोग पहले PYQ डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये जो है इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो डेवलप करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन, एक सब यूनिट है, और जो पब्लिश करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? इसमें देखो अगर आपको इन चारों, ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके बारे में पता है तो आप सही कर लोगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे इन्वेजिव स्पीसीज, अगर मान लो आपको नहीं भी पता है तो भी आपको पता होगा, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो थ्रेटेंड स्पीसीज का डाटा, रेड डाटा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पब्लिश करता है। अब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1, 2 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनका जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है यार बताने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेकिन देखो इन्वेजिव स्पीसीज, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए, है ना, इन्वेजिव स्पीसीज। देखो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है? इन्वेजिव इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसी एरिया में नहीं रहता है, दैट इज नॉट इंडिजिनस और नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब इन्वेजिव स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो उसी एरिया में नहीं होती है, मतलब वो इंडिजिनस नहीं होती उस एरिया की। तो इंडिजिनस होने का क्या मतलब है? इंडिजिनस होने का क्या मतलब है, ये हमको पता होना चाहिए। देखो अगर कोई भी स्पीसीज किसी एरिया में पाई जाती है ना, और वो उसी एरिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके फलस्वरूप वो स्पीसीज वहां पाई जा रही है, तो उसे हम नेटिव स्पीसीज या इंडिजिनस स्पीसीज कहेंगे। उसे हम नेटिव या इंडिजिनस स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, उसे हम नेटिव या इंडिजिनस स्पीसीज कहेंगे। लेकिन अगर जो है वो इंडिजिनस नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या इसका मतलब कि जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं सब के सब इन्वेजिव हैं? हमने बता दिया आपको, इंडिजिनस का मतलब, नेटिव का मतलब, और इन्वेजिव का भी मतलब। तो ये कह रहा है कि जो नॉन नेटिव है वो सब के सब इन्वेजिव है? नहीं, किसी भी स्पीसीज को इन्वेजिव होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो मस्ट अडॉप्ट टू द न्यू एरिया इजली, वो जिस एरिया में पनप रही है स्पीसीज, वहां पे जहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया है उसका एडॉप्टेशन उस एरिया में तेजी से होना चाहिए। ठीक है, तेजी से होना चाहिए। और इट मस्ट रिप्रोड्यूस क्विकली, वो उस एरिया में तेजी से रिप्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक, और थर्ड ये है कि ये जो स्पीसीज है वहां के एरिया के प्रॉपर्टी, इकोनॉमी और वहां की जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं, वहां के जो एनिमल है उनको हार्म करें।
तो कुछ इन्वेजिव स्पीसीज के नाम हमको याद रहने चाहिए, जैसे ये गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया डेटा है। दीज इंक्लूड द मोस्ट सीरियस इन्वेजिव स्पीसीज, जैसे कैसिया यूनिफ्लोरा, लंटाना कैमेरा और प्रॉस्पस जूलीफ्लोरा। ये क्वेश्चन आपके 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, पेपर उठा के आप देख लो। ठीक है, 2018 की कब आया था, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ इन्वेजिव स्पीसीज जो लिखी हुई हैं वो हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आप 2 मिनट के लिए ध्यान से देखें। देखो इसमें ना 3 जीवों के नाम दिए हैं, कौन कौन से हैं? लायन टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकटर्नल आर मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन से जीव हैं जो नॉकटर्नल हैं, मतलब रात्रिचर हैं, जैसे कि सूर्य के अस्त होने के बाद एक्टिव रहते हैं आफ्टर सनसेट। जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जो रात में पढ़ते होंगे, कई लोग होंगे जो सुबह पढ़ते होंगे, तो जो रात में पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं, वो कौन हो गए? नॉकटर्नल हो गए, राइट। 3 लायन टेल्ड मकाक, मालाबार काइवेट, सांबर डियर, इन 3 के बारे में पूछा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या जितने भी ये जीव आ रहे हैं हमको उन सारे जो जीव आ रहे हैं उनका स्टडी करना पड़ेगा? नो। हमको कैसे पता होगा कि हमें किस ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है, किस जीव का अध्ययन करना है, किसका नहीं करना है? बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो भी न्यूज में आ रही है जीव, जिसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, वो और बताते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से जीव हैं जो नॉकटर्नल हैं। ठीक, एक एक हम जीव का स्टडी करेंगे। लायन टेल्ड मकाक, पहले देखो लायन टेल्ड मकाक। अच्छा, ये जो है ना, ये बंदर की प्रजाति है। देखो देखने में देख लो कैसा लगता है लायन टेल्ड मकाक, ये है, ठीक है। सी लायन टेल्ड मकाक, इसके बारे में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 2013 या कब के प्रीलिम में, कि लायन टेल्ड मकाक जो है वो किस एरिया में पाए जाते हैं। तो अगर आपने उसकी स्टडी की होती ना कि कहाँ पाए जाते हैं, क्या उसका स्टेटस है, तो आपको ये भी पता हो जाता कि ये नॉकटर्नल होते हैं या नहीं। तो देखो लायन टेल्ड मकाक के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, ठीक है, ये इंडेंजर्ड में आते हैं। और क्या है? द लायन टेल्ड मकाक क्या है? ये एक रेन फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब ये रेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? अपर कैनोपी। जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है या मानसून फॉरेस्ट है, इनके ये अपर कैनोपी एरिया में पाए जाते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जा रहे हैं। तो आपको पता होगा इंडिया में केरला, वेस्टर्न घाट वाला जो हमारा पोर्शन है ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आल्सो अंडमान निकोबार की साइड वाला एरिया, ये हमारा आ रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो इस एरिया में लायन टेल्ड मकाक पाए जाते हैं। इट इज डाईअर्नल, ये क्या होते हैं? डाईअर्नल होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक्टिवली जो है एक्टिव है दिन में, इन द डे लाइट आवर्स। यार ये डाईअर्नल है, तो ये बताओ क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये नॉकटर्नल होते हैं? तो लायन टेल्ड मकाक तो रॉन्ग हो गया ना। अब देखो कह रहा है ना कि ये जब एक्टिव होते हैं ना लायन टेल्ड मकाक, तो जो अपना आधा दिन है वो फोरेजिंग, मतलब अपना खान पान जुटाने में, खोज में स्पेंड करते हैं, और आधा दिन जो है वो आराम करने में करते हैं, ठीक है, लाइकस। और लायन टेल्ड मकाक क्या होते हैं? अगर ये आ जाए नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कि ये सर्वभक्षी होते हैं, यस। क्या खाते हैं? प्राइमरली ईटिंग इंडिजिनस फ्रूट, सीड्स, फ्लावर, मतलब आपके ये हो गए फ्रूट, सीड्स, फ्लावर, इंसेक्ट, स्नेल। स्नेल मतलब होता है घोंघा, घोंघा, और स्मॉल वर्टेब्रेट एनिमल इन वर्जिन फॉरेस्ट, ठीक। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन क्या होता है? जो आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, गर्भावस्था का जो समय होता है, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं?
तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, राइट। ये देख लो लायन टेल्ड मकाक। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बचा है मालाबार काइवेट, सांबर डियर। देखते हैं। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? वो जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। उस प्रोग्राम में जितनी भी स्पीसीज आती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उन सारी स्पीसीज को याद रखें। हम देखते हैं क्यों। देखो ये हैं और कुछ 2-3 स्पीसीज हैं, वो जो हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो देखेंगे। जैसे कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एशियन वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक लायन, ब्राउन एंटल डियर जिसे संगाई डियर भी कहते हैं, डुगांग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, गंगेटिक रिवर डेल्फिन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, हांगूर, राइनो, जॉर्डन कोर्सर, मालाबार काइवेट, मैराइन टार्टल, निकोबार, नीलगिरी थार, स्नो लियोपार्ड, स्वैम्प डियर। नाउ सी, एशियाटिक लायन जो है ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड इन 2090, राइट। डुगांग इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन पूछा जा चुका है, गिबी पूछा जा चुका है, हांगुल डियर परहैप्स पूछा जा चुका है, याद नहीं आ रहा अभी। वन हॉर्न राइनोसरस पूछा जा चुका है, ठीक है। स्वैम्प डियर पूछा जा चुका है। अब यार आप ये बताओ, इतनी जो पूछे जा चुके हैं बचा क्या? एशियन वाइल्ड बफेलो बचा आपका, एंटल्ड डियर बचा, नेस्ट स्विफ्टलेट बचा, ठीक है। जॉर्डन कोर्सर पूछा, मालाबार काइवेट इस बार पूछा जा चुका है, मराइन टर्टल बचा, नीलगिरी थार बचा, स्नो लियोपार्ड। तो बताओ ये नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गया? हमको पता है जब इतने स्पीसीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस जो भी करंट में स्पीसीज हैं, अगर हम इनका डिटेल में स्टडी करें ना कि हमें क्या जानना चाहिए कि ये जैसे मान लो वन हॉर्न राइनोसरस है तो इसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, बेसिक्स। क्या ये हर्बीवरस होते हैं, मतलब घास खाते हैं, या सब कुछ खाते हैं, या सर्वभक्षी हो गए, ऑमनीवरस हुए, कहाँ पाए जा रहे हैं, है ना। अगर हमको छोटी छोटी चीजें भी पता है ना, इनका हैबिटेट पता है, तो क्वेश्चन आर सॉल्वेबल। देखते हैं सेकंड थी मालाबार लार्ज स्पॉटेड काइवेट। काइवेट इट इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ कैट, बिल्ली। नेक्स्ट टाइम आ जाए कि काइवेट मालाबार लार्ज स्पॉटेड काइवेट किसकी प्रजाति है, और आ जाए कि मछली की, तो आप लोग सही मत मार के आ जाइएगा, है ना। इस साल आया था एक क्वेश्चन। तो देखो पहले देख लेते हैं देखने में कैसे लगती है। ये है देखो मालाबार लार्ज स्पॉटेड काइवेट, दिस वन। हैबिटेट इट इज एंडेमिक टू इंडिया। तो देखो एंडेमिक होने का क्या मतलब होता है? एंडेमिक होने का ये मतलब होता है ना, जैसे ये जो कैट है एंडेमिक है इंडिया में, इसका मतलब ये नेचुरली इंडिया में ही पाई जाएगी, ये नेचुरली जो है इंडिया में ही पाई जाएगी और इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाएगी। देखो इंट्रोड्यूस कर दी गई वो तो इन्वेजिव बन गई, लेकिन नेचुरली ये जो है इंडिया में ही पाई जाती है और नेचुरली कहीं और इंट्रोड्यूस कहीं और नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं मालाबार लार्ज स्पॉटेड काइवेट? वुडन प्लेन्स और हिल स्लोप ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। और ये कहाँ कहाँ रहती हैं? लो लैंड फॉरेस्ट, स्वैम्पी एरिया, राइपेरियन एरिया एंड इन कोस्टल प्लेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। देखो लो लैंड फॉरेस्ट का क्या मतलब हुआ है होता है? लो लैंड फॉरेस्ट जो होते हैं जनरली 3300 मीटर की ऊंचाई पे जो फॉरेस्ट हो गए धरती से, ठीक है। स्वैम्पी एरिया का आपको मतलब पता होता होगा, दलदली एरिया, है ना। राइपेरियन फॉरेस्ट, राइपेरियन फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी एरिया जो है ना, कोई भी अगर आप जैसे जंगल वगैरह देखो, वो फ्लोइंग वाटर बॉडी के पास हो, जैसे लेक्स के पास हो, रिवर के पास हो,
लेक के पास हो, रिवर के पास हो या स्टैटिक वाटर बॉडी के पास हो, उसके एडजाकेंट हो, तो उसे कहते हैं राइपेरियन फॉरेस्ट। यहाँ पे पाई जाती हैं मालाबार लार्ज काइवेट। अगर हमको इसकी कैटेगरी देखनी है तो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट देखो, मालाबार काइवेट जो है ना ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब मोस्ट ऑफ द यूज, जो आप बहुत लोग जो मोस्ट ऑफ द यू हु आर स्टडिंग इन नाइट, है ना, आप लोग हो गए रात्रिचर। तो ये क्या होती है, रात्रिचर होते हैं मालाबार काइवेट। और ये इतनी इल्यूजिव होती है ना, इल्यूजिव का मतलब इनको पकड़ना इतना कठिन होता है कि हम इनके बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड लिटिल इज नोन अबाउट इट्स बायोलॉजी एंड इकोलॉजी फ्रॉम द हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब एक्चुअली ये है ना, ये देखो ये गायब होने लगी थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई। एक्चुअली ये जो है एक एक्सट्रैक्ट निकालती हैं मालाबार काइवेट जिसका नाम है सीवेटोन, ठीक है, जो इनके सेंट ग्लैंड से निकलती है। सेंट ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में एक एरिया होता है, ठीक। अब ये सीवेटोन जो है ये एज अ एरोमेटिक एंड एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। तो केरला में लोग इसका मालाबार काइवेट का यूज कर रहे थे सीवेटोन निकालने के लिए। ये है मालाबार काइवेट। हमने क्या देख लिया इसके बारे में कि ये नॉकटर्नल होती है, रात्रिचर होती हैं। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ऊपर आओ, इसका मतलब मालाबार काइवेट नॉकटर्नल है। बचा क्या, सांबर डियर, है ना। सांबर डियर, तो सांबर डियर क्या है, ये नेटिव है टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अभी मैंने नेटिव और इंडिजिनस का मतलब बताया है, ठीक। तो सांबर जो है इसे कहते हैं रूसा यूनिकॉलर, साइंटिफिक नेम। ये जो है डियर की लार्ज डियर है, जहां इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेटिव है। और कहाँ पाई जाती है, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और ये जो है ना IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, वल्नरेबल। ऑलराइट, देखो सांबर क्या है, नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल को अदर जो टर्म में है करपेस्कुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सांबर डियर के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे इसमें जो मेल्स है ना, वो पुरुष प्रजाति, वो अकेले रहना प्रीफर करती है, ठीक। और जो फीमेल्स हैं वो झुंड में रहती हैं, कम से कम 15-16 फीमेल साथ में रहती हैं। और ये जो कम्युनिकेट करती हैं जो सांबर डियर होती हैं बाय द सेंट मार्किंग एंड फुट स्टैपिंग। तो देखो सेंट मार्किंग का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो ये है देख लो यार सांबर डियर, तो सेंट मार्किंग का ये मतलब होता है ना, सेंट मार्किंग, कि ये जो है ना डियर यूरिनेशन के माध्यम से एक ऑर्डर जो है वो जमा करती रहते हैं, ठीक है। ताकि जो दूसरे एनिमल्स हैं, अब इनको अपना प्रेजेंस बताना होगा ना दूसरे एनिमल को, तो बताने के लिए यूरिनेशन के माध्यम से ये जो है एक ऑर्डर जमा करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं। एंड बाय फुट स्टेपिंग, मतलब कि जब ये चलते हैं तो जो दाग होता है पैर के, जो पंजे के निशान होते हैं उसके माध्यम से, राइट। देखो और ये क्या है, दे आर द फेवरेट प्रे ऑफ टाइगर एंड एशियाटिक लायंस। ये फेवरेट प्रे हैं टाइगर और एशियाटिक लायन के। अच्छा यार, आपको प्रे और प्रेडेटर का मतलब पता है कि नहीं, प्रे और प्रेडेटर का? प्रे जैसे कि क्या है, ये जो है ना फेवरेट प्रे हैं, आहार है टाइगर्स का और एशियाटिक लायन का। ये फूड वेब में जो हम लोग फूड चेन स्टडी करेंगे उसमें आएंगे, प्रे, प्रेडेटर्स, हर्बीवरस, ठीक है। सांबर जो है ना, देखो सांबर डियर जो है वो जो भी बंगाल टाइगर्स होते हैं ना इंडिया में, अगर हम देखेंगे तो सांबर जो है, सांबर डियर, वो नियरली 60% ऑफ द प्रे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बंगाल टाइगर का, सोचो। और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है, लगभग 8 महीने के आसपास, ठीक है। मतलब ये इनकी प्रेगनेंसी जैसे वीमेन की होती है वैसे होती है 8 महीने के आसपास। वीमेन की 9 महीने की होती है, इनकी 8 महीने की होती है। ट्रॉफिक लेवल हर्बीवरस, ऑमनीवरस नहीं है, क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। अब देखो कैट क्या है, कैट आप बताओ क्या है, हर्बीवरस है कि ऑमनीवरस है, कमेंट में।
लायन टेल मकाक के बारे में हमने पढ़ लिया, सब कुछ खाता है ये बंदर, ऑमनीवरस हो गए। सांबर डियर इनका ट्रॉफिक लेवल क्या है, हर्बीवरस। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सांबर डियर लगभग जो है ना, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि ये मार्सी और वुडेड एरियाज में रहते हैं। तो लगभग जहां जहां मार्सी और वुडेड एरियाज होते हैं, हमारे दलदली एरिया, वहां ये मतलब मार्सी और जो लकड़ी के एरिया होते हैं वहां ये पाए जाते हैं। लेकिन ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में। यार एक क्वेश्चन आया था मुझे जहां तक याद है, 2020 का क्वेश्चन था क्या, कि अगर आप कान्हा नेशनल पार्क की तरफ, अगर आप किस पार्क की तरफ जाते हो तो सांबर को देखते हो, तो शायद कान्हा नेशनल पार्क उसका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही था। लेकिन देखो अगर आपको ये पता हो ना सांबर डियर कहाँ पाए जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर लोगे। कहाँ पाए जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, कॉर्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़, गिर, दुधवा, मानस, काजीरंगा, सरिस्का। ठीक है, लोकेशन तो आपको पता ही होगी कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सॉरी सॉरी यार देखो कान्हा नेशनल पार्क पता होगा, मध्य प्रदेश। कॉर्बेट कहाँ है, कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, रणथंबोर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, गिर कहाँ है, गुजरात में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में। मानस कहाँ है, आसाम में। काजीरंगा आसाम में। और सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है ना। कभी कभी मिलाने को भी आ जाता है। तो सांबर डियर का हैबिटेट क्या होता है, प्रिफरली ये जो है मार्सी एरिया में रहते हैं और वुडेड एरियाज में रहते हैं। इनका रिप्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, रिप्रोडक्शन इनका क्या होता है, ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास होता है। और जो इनके बच्चे होते हैं ना, वो आहार लेना शुरू कर देते हैं जब ये 7 महीने के होते हैं। सांबर डियर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब तक होती है, 16 से 20 सालों तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जीव है जो अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है। अभी मैं बताती हूँ आपको दोलन नृत्य क्या है। अच्छा, व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इन यूपीएससी, एक्चुअली 2-3 आर्टिकल लगातार आ रहे थे द हिंदू में कि हनी बी डांस को उसने बताया था कि आखिर उसके सीक्रेट क्या है हनी बी डांस के। और साइंटिस्ट ने जो है रोबोट से कहा था कि कम्युनिकेट करने के लिए विथ वैगल डांस। ठीक है, तो क्या आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, नहीं। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या तरीका होता है, अगर आपने ये पढ़ लिया कि इंस्पायर्ड बाय हनी बी साइंटिस्ट इज रोबोट टू कम्युनिकेट विथ वैगल डांस, आपने न्यूज पूरा पढ़ लिया, न्यूज दिया है। ठीक है, न्यूज आपने पढ़ लिया, तो देखो न्यूज तो आएगा नहीं यार एग्जाम में, बट द टर्म्स विच यू डोंट नो, जैसे वैगल डांस का आपको नहीं मतलब पता है। ठीक है, और आपको पता है कि हनी बीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग्जाम में आ रहे हैं, यार कोई भी तो ऑर्गेनिज्म यूपीएससी दे देता है, तो एटलीस्ट जो एटलीस्ट जो करंट में आ रहे हैं, सॉरी एटलीस्ट जो करंट में आ रहे हैं यूपीएससी करंट में, वो तो हमको पता होने चाहिए ना, उनसे एसोसिएटेड टर्म। तो वैगल डांस क्या मतलब मैं बताती हूँ आपको। सी ये है हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी। तो देखो मैं बताती हूँ, ये है मधुमक्खी, ये है मधुमक्खियों का झुंड। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खियों का झुंड है ना, ये अपना जैसे कि इनका जो भोजन होता है, तो ये अपने भोजन की दिशा बताने के लिए सूर्य का, सन का यूज करते हैं। ठीक है, सन का ये यूज करते हैं और डायरेक्शन का यूज करते हैं, सन को एज ए डायरेक्शन वो लेते हैं। अब देखो इसमें जो एक मधुमक्खी है ना,
एक जो मधुमक्खी है उसको हम कहते हैं, मान लो वो मधुमक्खी जो है स्काउट है, ठीक है, स्काउट। तो स्काउट मतलब गाइड कर रहा है, एनसीसी में स्काउट होते हैं ना, गाइड करते हैं। तो ये जो मधुमक्खी है, अब मान लो ये मधुमक्खी जो है ये अपने खाने के आसपास जो है ऐसे ऐसे घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, ठीक। तो इसके जो आसपास की है ना, इनको इतना ऑब्जर्व हो जाता है, इतना दिख जाता है कि क्या बता रही। तो अगर ये ऐसे गोल गोल, पहली जो मधुमक्खी है जो एज ए स्काउट वर्क कर रही है वो गोल गोल घूमती है, तो ये जो सारी मधुमक्खियां हैं दे विल नो कि भोजन जो है, इनका जो फूड है वो आसपास है, देयर फूड इज नियर टू देम। और अगर ये मधुमक्खी जो है, मान लो ये मधुमक्खी जो है वो ऐसे चल रही है इन द डायरेक्शन ऑफ सन, है ना, ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, सारे मतलब ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ सन चल रही है, तो इनको ये पता चल जाता है कि अच्छा हमारा जो भोजन है ना वो ऐसे है, इस दिशा में है, सूर्य की दिशा में है। लेकिन यही जो मधुमक्खी है अगर ये ऐसे चलना शुरू कर देगी तो बाकी जो मधुमक्खियां हैं ना वो जान जाएंगी कि हमारा जो भोजन है वो सूर्य के विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये है इनके वैगल डांस की कहानी। सॉरी यार, ये है इनके पूरे वैगल डांस की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सेकंड, ऑलराइट। तो हमने वैगल डांस डिस्कस कर लिया मधुमक्खियों का, राइट। इवन इफ आपको नहीं पता ना, तो अगर आप क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन उसमें करके है चैप्टर, तो भी आप जान जाओगे। लेकिन उसमें कहीं इसको ये नहीं बताया कि ये वैगल डांस है, ये बताया है कि हनी बी का डांस है वो, बट वैगल डांस है ये नहीं बताया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल। इंडियन स्क्वायरल के बारे में कौन सी बात सही है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ दिया यूपीएससी ने, बट एक्चुअली एक दो आर्टिकल में ये आया था कि जो एक गिलहरी है ना वो जहाज में बैठ के स्कॉटलैंड पहुंच गई थी। सोचो, स्कॉटलैंड, यार इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि आप ये सब याद कर पाओगे, कौन सी गिलहरी कहाँ पहुंची फिर आप उसके बारे में याद कर पाओ ना। लेकिन अगर अगर आप ये सोचो आपके आसपास जो जीव हैं छोटी मोटी भी आपको बेसिक्स पता हो ना, इन्वायरमेंट का ही मतलब है, अगर आपको बेसिक भी पता हो तो क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लो देख लो गिलहरी कैसे लगती है यार, जिन्होंने नहीं देखा। थोड़ा सी अच्छी फोटो ले ली मैंने। क्या है क्वेश्चन कि, सॉरी यार, इंडियन स्क्वायरल के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है, ठीक है। पहला क्या है कि दे बिल्ड द नेस्ट, एक सेकंड, देखो छोड़ो, तो देखो इंडियन स्क्वायरल के बारे में कौन सी बात सही है। पहला क्या है कि दे बिल्ड द नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, कि मतलब वो जो है भूमि में बिल बनाकर अपने जो है नीड का निर्माण करती हैं। और सेकंड क्या है, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट एंड सीड इन द ग्राउंड, मतलब ये कह रहा है कि वो जो अपना जो भी दृढ़ फल और बीज हैं उनको वो भूमि के अंदर जमा करती हैं। थर्ड क्या है, दे आर ऑमनीवरस, वो सर्वभक्षी होती हैं, ठीक। आप मुझे बताओ, आपने कभी देखा है, मैंने तो जब भी यार गिलहरी को देखा है ना पेड़ के ऊपर से आते देखा है, वो ना अपना घोंसला बनाती हैं पत्तियों के माध्यम से, कहाँ बनाती हैं, पेड़ में बनाती हैं। इसमें क्या कह रहा है, ग्राउंड पे बनाती हैं,
रॉन्ग। वो अपना जो है फूड मटेरियल जमा करती हैं, नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। क्या वो ऑमनीवरस होती हैं? यस। ठीक, तो इसमें से जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली वन, ओनली थ्री गलत है, ओनली वन सॉरी, यहाँ तो अब पूछ रहा है कि कितने पेयर्स सही है ना, तो देखो हमको पता है ये दोनों सही है, तो ओनली वन गलत, ऑल द थ्री गलत, तो ओनली टू सही है। ठीक, इंडियन स्क्वायरल के बारे में स्टडी करते हैं हम। इंडियन स्क्वायरल को क्या कहते हैं? इंडियन पाम स्क्वायरल भी कहते हैं। तो देखो इंडियन पाम स्क्वायरल या थ्री स्ट्रिप पाम स्क्वायरल जो क्या है, चूहे की प्रजाति है, ये स्पीसीज ऑफ रोडेंट है, सॉरी चूहा भी रोडेंट की प्रजाति है, ये रोडेंट की प्रजाति है। कहाँ ये कहाँ पाई जाती है? नेचुरली इन इंडिया, साउथ ऑफ विंध्याच के साइड में, ठीक है, और श्रीलंका के साइड में। इसमें क्या पाया जाता है? अल्बिनिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी ये पूछ लेना कि गिलहरी में अल्बिनिज्म पाया जाता है, तो आपको अल्बिनिज्म ही नहीं पता होगा। अल्बिनिज्म क्या होता है कि अगर मेलानिन का अब्सेंस है, कॉन्जेनाइटल अब्सेंस है मेलानिन का एनिमल या प्लांट में, जिससे उनके अंदर जो है व्हाइट हेयर, सफेद बाल, फीदर्स, स्केल्स और स्किन और रेडिश लाल जो है पिंक या ब्लू आईज होती है। तो इस प्रोसेस, ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म। अगर यार देखो मेलानिन का एब्सेंस होता है ना, तो चीजें सफेद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर मिलानिन नहीं होगा, देखो मिलानिन प्रोडक्शन होता है ना, तो जैसे कई लोग होते हैं, आप देखते होंगे उनके फेस में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, जिसके हम लोग के गांव में इसको इल्ला कहते हैं। वो ज्यादा मिलानिन का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से होता है। तो जो इंडिविजुअल ये होते हैं जहां पे मिलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं एल्बिनोस। तो लाइफ साइकिल कितना इनका होता है पीरियड, इनका जेस्टेशन पीरियड हम देखते हैं, देखो बहुत कम होता है, 34 दिनों का होता है। इनका जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 34 दिनों का होता है। और इनकी जो ब्रीडिंग पीरियड होती है ना, वो ऑटोमन में होती है, पतझड़ के मौसम में। और जनरली ये क्या होते हैं? लीटर्स ऑफ 2 और 3 आर कॉमन। जनरली ये जो है 2 से 3 बच्चों को जन्म देते हैं। और इसमें से जो यंग बच्चे होते हैं उनका जो पालन पोषण होता है वो लगभग, मतलब वींड मतलब होता है कि वो लगभग जो है आहार लेना शुरू कर देते हैं 10वें हफ्ते में, और सेक्सुअली मैच्योर होते हैं वो बच्चे 9 महीने में। अरे यार देखो, जब ये जो है ये जो है अगर नियरली 5.5 साल जिंदा हो रहे हैं, जिंदा ही रहते हैं 5.5 साल धरती पे, तो मैच्योर कब हो जाते हैं? 9 महीने पे, ठीक है। क्या खाते हैं ये डाइट एंड बिहेवियर में? स्पेशली ये खाते हैं नट्स ऑन फ्रूट, नट्स एंड फ्रूट खाते हैं। लेकिन इंडियन सन स्क्वायरल जो है ना, इंडियन पाम स्क्वायरल, दे आल्सो ईट इंसेक्ट्स, ये कीट वगैरह भी खाते हैं, अदर मैमल्स और रेप्टाइल्स भी खाते हैं, ठीक। और देखो अगर कोई भी इनको आसपास के खतरा होता है ना, तो ये चिप 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 की आवाज लगाते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ये यूपीएससी पूछ दे इनमें से कौन सा जानवर है जो चिप 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 की आवाज लगाता है, एटलीस्ट यार देखो आप सारे जानवर का नहीं स्टडी करो, बट जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो तो आपको पता रहे, है ना। और देखो क्या कह रहा है कि देखो जो भी स्क्वायरल स्पीसीज, जो स्क्वायरल की स्पीसीज है ना, वो हाइबरनेट करती है, लेकिन इंडियन पाम स्क्वायरल डज नॉट हाइबरनेट, ये हाइबरनेट नहीं करती है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो इंडियन पाम स्क्वायरल है ना, दे टेंड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फूड सोर्सेस, वो जो है अपने फूड सोर्सेस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। ऑफन जो है बर्ड्स और अदर स्क्वायरल से उसे छुपाती रहती हैं, ठीक। और ये घोंसला कहाँ बनाती हैं? एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, ठीक। मतलब वो जो पहला स्टेटमेंट था वो रॉन्ग हो गया, घोंसला तो टॉप ऑफ द ट्री बनाती है ना। और ये क्या कह रहा है कि हाइबरनेटिंग, ये हाइबरनेट नहीं करती हैं ड्यूरिंग द विंटर। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, दीज आर द टर्म्स ऑफ इकोलॉजी जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब ये खुद को एडजस्ट नहीं कर रही हैं, हाइबरनेट नहीं कर रही हैं। ये जो इंडियन पाम स्क्वायरल है ना, ये क्या करेगी, जैसे कि जब अगर विंटर का, ठंड का सीजन है, तो ये क्या करेगी, ये अपने घोंसले में ही रहेगी तब तक जब तक ये गर्मी ना आ जाए, ठीक है, या ये जब तक खुद गर्म ना हो जाए बाहर निकलने के लिए। ये माइस, स्मॉल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स
फ्रूट, नट्स, एग, सीड्स खाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ह्यूमन की तरह ये भी जो है डाइजेस्ट को सेल्यूलोज नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलोज को ये जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। एक सेकेंड, यार 2 मिनट का टाइम देना। ठीक है, देखो स्क्वेरल्स जो हैं ये सीड्स, बेरीज, नट्स एंड इंसेक्ट खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि हम एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, इनमें से किसमें हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। ठीक, अगर देखो यार, अगर आपको ये पता है तब तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं सही होगा। लेकिन क्वेश्चन पता होने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया क्यों एग्जाम में, राइट। देखो, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, पीटी 365 का एक अपडेटेड वर्जन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप सीसीएसी के बारे में पढ़ोगे ना, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप उसमें ना शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट पढ़ोगे, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। तो देखो, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और 2 गैसेस और हैं। ठीक, तो ये क्या होती है ना, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट में होती है। उस वीडियो में मैंने बताया मेथेन और ब्लैक कार्बन और सूत जिसे कहते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया है ना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वैसे भी यार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में कितना रोल प्ले कर रहा है। मतलब अब तो इस वजह से हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एरोसॉल्स में पाए जाते हैं, यस। फोम एजेंट्स में, यस। फायर रिटार्डेंट्स में, यस। ल्यूब्रिकेंट में, यस। इस क्वेश्चन को मैंने पीटी वाले वीडियो में पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है, ऑलरेडी मैंने उसमें बताया है। देख लो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोबाइल एयर कंडीशनिंग में, फोम में, एयर कंडीशनर में, एरोसॉल में, फायर्स में, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड ना। तो आप उसे देखो, क्योंकि ये करीब 15 मिनट का हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, सारे पेयर्स सही हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। मर्करी पॉल्यूशन के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। ठीक, पहला क्या कह रहा है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये मर्करी पॉल्यूशन, देखो हमको ये पता है ना, पॉल्यूशन हर साल आता है। बेंजीन पॉल्यूशन यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी, इट हैज आस्क्ड। तो यार जो भी पॉल्यूशन बुक में दिए ना, आप उनको थोड़ा गूगल करके पढ़ लो, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो ये कह रहा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी जो होती है वो मर्करी पॉल्यूशन का सोर्स है। सेकंड कह रहा है क्या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इनका सोर्स है। थर्ड कह रहा है कि
क्या कोई सेफ लेवल है कि इतने, अगर हम इतने एक्सपोजर, अगर इतना पारा का इतना जो लेवल है, इतना मतलब दे दिया गया है गाइडलाइन कि हम इतने में आए तो ये सेफ लेवल है। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा है कि देयर इज, कि सेफ लेवल है और देयर इज नो सेफ लेवल, कि कोई सेफ लेवल ही नहीं है मरकरी का। इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट इट इज ट्रू। यार देखो, आप लोग क्या करोगे ना, रट के जाओगे एग्जाम में, सोचोगे अच्छा अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत हो जाएगा, आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। लो, यूपीएससी ने ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए, करो एलिमिनेट। अब ये स्टेटमेंट सही है, राइट। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। एक नेशनल वेबसाइट है कोई, एनसीबीआई, यार याद नहीं आ रहा है क्या करके, उसमें ये दिया है। अब देखो यूपीएससी इसको सही मानती है कि गलत, ठीक है। अच्छा, वैसे भी मरकरी पोल्यूशन क्यों पूछा गया, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी कहानी। देखो, कोडाईकनाल तमिलनाडु में जगह है और ये जो है एशिया का मरकरी हॉट स्पॉट इसे कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल इसके बारे में ऑलरेडी मार्च में, डाउन टू अर्थ में जाओगे या फरवरी में, लगातार आर्टिकल आ रहे थे कोडाईकनाल मरकरी पॉइजनिंग के बारे में, ठीक। देखो मैं बताती हूँ, बहुत पहले ना यूनिलीवर, ये जो आप डव वगैरह शैम्पू लगाते हो ना, डव नहीं लगाते हो आप शैम्पू, ये यूनिलीवर की ब्रांड है। तो यूनिलीवर ने ना कोडाईकनाल में एक जगह पे इन्होंने अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया, ठीक है, थर्मामीटर बनाने के लिए इन्होंने अपना एक प्लांट एस्टैब्लिश किया, राइट। फिर वहां के लोगों से जो है बहुत लोगों ने शिकायत की कि ये जो है ना मरकरी पॉल्यूशन में इनका थर्मल पावर प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सॉरी, इनका जो इन्होंने अपना प्लांट बनाया है थर्मामीटर के लिए, एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई और वो थर्मामीटर की फैक्ट्री लगाई और जो है ये ढेर सारे मरकरी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब वहां के लोगों के अंदर दिक्कतें शुरू होने लगी मरकरी पॉल्यूशन से, किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किडनी फेलर होता है, तो वहां के लोगों ने कंप्लेन किया जो हमारी पॉल्यूशन बोर्ड होती है। फिर वो केस जो है ना, वो केस आपका वहां के हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में गया केस, और बाद में जो भी ये कहा गया ना कि यूनिलीवर वालों ने जो है, जो भी लोग उससे प्रभावित थे, पैसा वैसा देके केस को फिनिश कर दिया, ठीक है। केस को आप डिटेल में पढ़िएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है मरकरी की पूरी कहानी। तो देखो, मरकरी एंड हेल्थ, तो मरकरी क्या आया, Hg, इसे हम क्या कहते हैं, पारा, ठीक। तो मरकरी मतलब, मरकरी पारा जो है ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ये नेचुरली पाया जाता है कहाँ पे, एयर हवा में, वाटर पानी में, सॉइल और मिट्टी में, ठीक। अब ये कह रहा है ना कि एक्सपोजर टू मरकरी, इवन अगर हम मरकरी में स्मॉल अमाउंट में भी एक्सपोज होते हैं तो वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन यूट्रस में जो चाइल्ड होता है उसको भी ये डेंजर में डाल सकता है। और मरकरी जो है हमारे नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, फेफड़े को, किडनी को, स्किन को और आइस को प्रभावित करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पता होगा आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया से रिलेटेड, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी पता होगा, ठीक है, फेफड़े को, किडनी को, हमारे स्किन को और आंखों को। तो अब देखो ये मरकरी आ कैसे रहा है ना। तो मरकरी पीपुल्स, देखो मरकरी अगर हम देखेंगे ना, जैसे कि मरकरी को अगर हम देखेंगे कार्बनिक फॉर्म में, तो मरकरी दो फॉर्म में पाई जाती है। एक हमारा होता है इथाइल मरकरी, अगर हम ऑर्गेनिक फॉर्म में मरकरी को देखेंगे इथाइल मरकरी के फॉर्म में, और एक होता है मिथाइल मरकरी के फॉर्म में। तो जो लोग होते हैं ना वो जनरली मिथाइल मरकरी से एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों, देखो मिथाइल मरकरी जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट या किसी माध्यम से अगर समुद्र में आ रहा है और वो फिश, और वो जो है फिश के अंदर जा रहा है, और अगर हम फिश खाते हैं तो ये फिर जो है मिथाइल मरकरी हमारे अंदर आती है। मिथाइल मरकरी इज वेरी डिफरेंट टू इथाइल मरकरी। इथाइल मरकरी क्या है कि कुछ जो भी वैक्सीन लगती हैं उनमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है और वो हेल्थ रिस्क नहीं क्रिएट करता है, बट मिथाइल मरकरी क्रिएट करता है। तो देखो अगेन दैट इज रिटन कि मरकरी जो है वो वेरियस फॉर्म में पाई जाती है, मेटालिक फॉर्म में,
ठीक। इनऑर्गेनिक फॉर्म में मरकरी कैसे पाई जाती है, जैसे मरकरस हो गया Hg+, मरकरिक हो गया Hg+, Hd+, मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब ये हो गया ना कि जनरली जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में पाई जा रही है, किसी कंपाउंड के साथ नहीं, या क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन के साथ पाई जा रही है। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जैसे मिथाइल मरकरी हो गया, इथाइल मरकरी हो गया। मरकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है, नेचुरली ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। और ये आती कहाँ से है एनवायरनमेंट में, यार आप ये बताओ, अगर हमको ये पता है कि इफ वी आर अफेक्टेड फ्रॉम मरकरी पॉल्यूशन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम विच सोर्सेस मरकरी इज कमिंग, मरकरी कहाँ से आ रही है ना, तभी तो हम खुद को रोक पाएंगे। तो मरकरी जो है ना, ये वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी के माध्यम से आती है, विदरिंग ऑफ रॉक्स, जो पत्थरों का टूटना फूटना हो रहा है चट्टानों का, उसके माध्यम से आ रही है। एंड इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी भी इसका रीजन है। ह्यूमन एक्टिविटी में हमको ये पता होना चाहिए अब कौन कौन से हैं। तो कोल फायर पावर स्टेशन, जो हमारे कोल फायर स्टेशन होते हैं, रेसिडेंशियल कोल बर्निंग होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, वेस्ट इंसिनरेटर, माइनिंग एक्टिविटी, अगर हम मरकरी, गोल्ड या अदर मेटल की माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, यहां से मरकरी आती है। अब ये कह रहा है ना कि मरकरी, हमने पढ़ लिया कि मरकरी किस किस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि जब भी मरकरी जो है ना, मरकरी जो है अगर ये इन्वायरमेंट में जब भी आती है ना, तो कुछ बैक्टीरिया इसको मिथाइल मरकरी में चेंज करते हैं। और मिथाइल मरकरी जब भी बायो एक्यूमुलेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे फिश या सेलफिश में अगर मिथाइल मरकरी हो गए, और मिथाइल मरकरी क्या होता है, उसका बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो ये मिथाइल मरकरी जो है ये बायो एक्यूमुलेट होता है फिश और सेलफिश में, और जब हम लोग इसे खाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे लिए रिस्क प्रोड्यूस करता है। और जो बड़ी मछलियां होती हैं उसमें मिथाइल मरकरी कहाँ से आता है, थ्रू इंजेक्शन ऑफ प्लांक्टन, वो तो प्लांक्टन खाती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से आता है। अब देखो मरकरी के हेल्थ इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंटल मरकरी है, हमने पढ़ा कि मरकरस फॉर्म में अगर पाई जा रही है, ठीक, एलिमेंटल मरकरी, अगर मरकरी एलिमेंटल फॉर्म में है और मिथाइल मरकरिक है, दे आर टॉक्सिक टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिसिटी दे रही है, उन्हें जहर दे रही हैं। और अगर हम मरकरी को इनहेल कर ले रहे हैं तो वो हमारे नर्वस, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनीज को प्रभावित कर रही हैं। इवन वो फैटाल भी हो सकती हैं, घातक हो सकती हैं, डेथ हो सकता है उनसे। इवन जो इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ मरकरी है, दैट इज कोरोसिव, वो अच्छा नहीं है, मतलब कोरोजन करता है टू द स्किन, आइज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, और वो किडनी टॉक्सिसिटी भी कर सकता है अगर मरकरी को इंजेस्ट कर लिया जाए, ठीक। अब देखो मरकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक, किस किस प्रोडक्ट में होती है मरकरी। तो यार हमको ये पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ही तो हम उससे अलर्ट रहेंगे ना, अलर्ट। आप बताओ कोई चीज अगर आपको इतनी तेजी से प्रभावित कर रही है, आपके नर्वस, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी को, इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन ना, तो आपको पता होगा कि आखिर कहाँ कहाँ पाई जा रही है मरकरी। बैटरीज, ऑलराइट, थर्मोमीटर्स, देखो थर्मोमीटर में पाई जाती हैं, तभी वो यूनिलीवर वाला केस हुआ इतना। बैरोमीटर्स, बैरोमीटर आपको पता होगा क्या होता है ना, कमेंट में लिखिए व्हाट इज बैरोमीटर, दैट इज स्टेट पीसीएस क्वेश्चन, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड रिलेज इन इक्विपमेंट, लैंप्स, जिसमें कुछ लाइट बल्ब में भी पाई जाती हैं। डेंटल अमालगम, डेंटल फिलिंग के लिए जो है अमालगम का यूज होता है, उसमें पाई जाती हैं ये। स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट, चेहरे को हम लोग, गर्ल्स स्पेशली अगर वो मैरिज वगैरह में जाती हैं तो थोड़ा सा क्या कहते हैं यार उसको, स्किन को लाइट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, है ना, उसमें, और अदर कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल में, ऑलराइट। इतना हमने मरकरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक। क्वेश्चन क्या था, इट इज अ गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से माइनिंग से मरकरी आ रही है, यस इट इज ट्रू। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, यस इट इज आल्सो ट्रू।
क्या सेफ लेवल है एक्सपोजर टू मरकरी का? नो, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, इसका कोई सेफ लेवल नहीं है। ठीक, मतलब देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, मतलब ये बात ये सही कह रहा है कि सेफ लेवल मरकरी का नहीं है। देन ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट? फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। एक सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, ठीक है? देखो क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप 2 मिनट दोगे ना, मान लो जैसे यूपीएससी में मान लो अगर आपको 1 मिनट होता है, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम दो, करने में तो कम समय लगेगा यार, क्वेश्चन पढ़ो, है ना? तो कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो भी कोयला आधारित पावर प्लांट है, इसके बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक, फर्स्ट कह रहा है कि इसमें से कोई भी जो है सी वाटर का यूज नहीं करता। सेकंड कह रहा है कि इसमें से कोई भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। थर्ड कह रहा है कि इसमें से कोई प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। ठीक, अच्छा देखो आप लोग को पता होगा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, एक बहुत रिपोर्ट अडानी ग्रुप के बारे में, ऑलरेडी अडानी ग्रुप वाज इन न्यूज, है ना? तो उनका ना एक थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, मुंद्रा गुजरात में है, मुद्रा पावर प्लांट, ऑलराइट, मुद्रा पावर प्लांट है। तो इन्होंने ना ये सब जो भी इशू चल रहा था, इसकी वजह से ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ रोक दी थी। ठीक है, तो देखो ये जो है गुजरात में, ठीक, ये गुजरात में है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, और ये जो है ना वहीं के सी वाटर का उपयोग करता है। अगर आपको इतना पता है, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो ना, इसमें जो है कोयला आधारित के बारे में क्या बातें सही है, इसमें से कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता है, मतलब कि इसमें से कोई सी वाटर का यूज नहीं करता है। अब आपको पता है मुंद्रा जो है पावर प्लांट गुजरात में, ये सी वाटर का यूज करता है, ठीक, गुजरात में है यार। यूपीएससी को कहा जाता है ना वन स्टेप अहेड, वन स्टेप, सॉरी फॉर माय राइटिंग, अहेड। ठीक, तो देखो मुंद्रा जो है पावर प्लांट गुजरात में है, ये आपको पता चल गया। अभी मैंने ये बता दिया कि सी वाटर का यूज करता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कोई भी जो पावर प्लांट है वो सी वाटर का यूज नहीं करते हैं। इज इट ट्रू? नहीं, एक तो मिल ही गया ना जो यूज करता है। नो, इसमें कह रहा है कि इसमें से कोई भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यार नीति आयोग की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि गुजरात इज वन ऑफ द वाटर स्टेट स्टेट, तो मुद्रा तो ऑलरेडी है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें से कोई प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, यार अडानी पब्लिक थोड़ी है तो मुद्रा पावर प्लांट जो है आपका प्राइवेटली ओन्ड। इट मीन्स कि ये जो है ना, ये सारी बातें इसी के बारे में की जा रही हैं, नन। ठीक, इसीलिए कहा जाता है करंट अफेयर को आप डिटेल में पढ़ें, और वो आप पढ़ेंगे बाय एनालाइजिंग द PYQ। देखो ये लगातार था न्यूज में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कह रहा है ना कि पहले ना स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन पढ़ें। ठीक, इसमें ये कह रहा है ना कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्टरेशन। इसमें से कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्टरेशन में आएंगी। पहला क्या है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन द फॉर्मलैंड एक्सटेंसिवली, मतलब जो है हम खेतों में बड़ी पैमाने पर बेसाल्ट सेल बिछा दें। ठीक, दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द एल्कानिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम, चूना मिलाकर हम महासागरों की क्षारीयता बढ़ा दें। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी मैं बताती हूँ आपको। तीसरा क्या है,
capturing carbon dioxide released by various industries and pumping into abundant subterranean mines in the form of carbonated water, कि विभिन्न उद्योगों द्वारा जो निर्मुक्त है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम कैप्चर करें, अभिग्रहण करके उसे कार्बोनीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, देखो, अगर इफ यू नो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, you will know how to solve this question। देखो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, सिक्वेस्ट्रेशन का सिंपली मतलब स्टोरेज ही होता है, राइट। तो देखो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का मतलब है CO2 हमारे वायुमंडल में पाए जा रहे हैं, उनको हमने किया कैप्चर, ठीक, और फिर हमने क्या किया, उसको यूटिलाइज कर लिया, या तो हमने उसे यूटिलाइज किया, तो कार्बन को हमने यूटिलाइज किया, कार्बन को कन्वर्ट करके या तो हम उसे कार्बन न्यूट्रल फ्यूल में कन्वर्ट कर दें, या उसका केमिकल सिंथेसिस कर दें, या उसका मिनरलाइजेशन कर दें, या अलगाई कल्टीवेशन कर दें, या अगर हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, कार्बन को सिक्वेस्टर कर दें, ठीक है, कैप्चर कर दें कार्बन को, CO2 को स्टोरेज कर दें, मतलब हम जो है CO2 को धरती के अंदर दबा दें। और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक। सी क्या कह रहा है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें एक रिलेटिवली जो प्योर फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इंडस्ट्रियल और एनर्जी रिलेटेड सोर्सेज से आ रहा है, उनको हम सेपरेट करें, कैप्चर्ड करें, कंडीशन करें, एक कंडीशन में रख के कंप्रेस्ड करें, दबाएं और ट्रांसपोर्ट कर दें एक स्टोरेज लोकेशन पे, ठीक। ये है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इनको जो है अधिकतर जो है बदल के यूज किया जाता है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या है कि हमने कार्बन को कैप्चर किया और उसको रिसाइकल कर दिया फॉर फर्दर यूसेज। जैसे इसमें एक मेथड हो गया कि हमने जो है कार्बन न्यूट्रल फ्यूल बना दिया। इसका मतलब है कि हम जो है फ्यूल बना रहे हैं जिसमें कार्बन का यूज तो है, बट जो वो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम कर रहा है, ठीक। तो क्या इसमें से आप बताओ, पहला कह रहा है कि बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। क्या अगर हम रॉक जो है फॉर्मलैंड्स पे बिछाएंगे तो कार्बन को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं और सिक्वेस्टर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर हम जो है चूना मिला के उनको हम ओशियंस में डालें। अच्छा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, PT 365 बियॉन्ड PT 365 करके एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें ना मैंने 3 मिनट में आपको ओशियन एसिडिफिकेशन बताया है। ऑलराइट, देखो ओशियन एसिडिफिकेशन में जो है ना CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा कैल्शियम ऑक्साइड CO2 को और ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, जो हमारे प्लांक्टन के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। ये सी की इकोलॉजी के लिए ये बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो हम जो है क्या CO2 को हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं यार, कर तो रहे हैं। और फिर कह रहा है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, और जो है हम इसको सब टेराइन माइंस में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर में कर दें। बिल्कुल करते हैं, ठीक। यही तो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक। देखो इसको ना मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है क्योंकि इसको बताने में 1 घंटा लगेगा, ठीक, लेकिन इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें से हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें से फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, उर्वरक, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। तो कह रहे हैं कि आखिर जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कितने क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है डिकार्बोनाइजेशन के लिए, ठीक। देखते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ठीक, डिकार्बोनाइजेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। और देखो ये क्वेश्चन क्यों था मैं आपको बताऊं, इट वॉज वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन।
आपको पता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यार देखो, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, यार देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया था 2022 जनवरी में कि मार्च में। देखो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यार आप बताओ, आप में से बहुत लोग, अगर आपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पढ़ा ना, तो आपने उसके कंपोनेंट याद कर लिए होंगे, क्या कहता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। बट यूपीएससी इज वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड। If you don't know what is the meaning of green hydrogen, why it has been introduced, तो आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। ठीक, देखो जनरली मैं बताती हूं आपको, जनरली हाइड्रोजन क्या होता है, H2 ना, हाइड्रोजन गैस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है। जनरली जो हमारा हाइड्रोजन है ना, वो फॉसिल फ्यूल का यूज करके बनाते हैं, जैव ईंधन का यूज करके। कन्वेंशनल जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन को जैव ईंधन का यूज करके बनाते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो वाटर को स्प्लिट करके, जैसे हमारा वाटर है H2O, इसको ये स्प्लिट करके बनाई जाती है। वाटर को हमने तोड़ दिया। ठीक, अब देखो, पानी को अगर हम इस माध्यम से तोड़ के हमने गैस बना ली, लेकिन इसमें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तो हमको जो हाइड्रोजन मिला दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़े, इसकी आपको ये भी पता होना चाहिए ना। ग्रीन हाइड्रोजन इतना, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम ही लॉन्च कर दी, तो क्यों जरूरत पड़े। देखो ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़े, आपको पता होगा इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है ना। इंडिया ने कोशिश की है, उसने एक बताया था कि नेट जीरो एमिशन वो 2070 उस टारगेट लेके इंडिया चल रहा है। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने लॉन्च किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कि आखिर हम क्या करके जो है कार्बन फुटप्रिंट को हम क्या करके कम कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अगर हमने बताया कि कन्वेंशनल प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन है वो फॉसिल फ्यूल का यूज करके बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, और हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन जो बना रहे हैं दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर और रिफाइनरीज में, तो क्या हमको कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या है, फर्टिलाइजर और रिफाइनरीज में यूज होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वुड हेल्प दीज इंडस्ट्रीज कि हम जो है एग्रीगेट एमिशन कम कर सके CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, तो ये फर्टिलाइजर और रिफाइनरी में यूज होगा। और कहाँ यूज हो सकता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, टू रिड्यूस द एमिशन। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कि हम कोल की जगह जो है हाइड्रोजन का यूज कर लें और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसे यूज करें। ठीक, तो ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये डिकार्बोनाइज करता है सेक्टर्स को। डिकार्बोनाइज जैसे मतलब कि कुछ सेक्टर जो है वो CO2 का एमिशन करेंगे, ऑलराइट, तो हम उन सेक्टर को डिकार्बोनाइज कर दें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके। शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे हम इसका एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, स्टील और केमिकल में यूज कर सकते हैं, जहां पे ये एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। ठीक, पावर जनरेटर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और गैस टरबाइन में यूज कर सकते हैं अमोनिया के साथ। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन सही होता है कि नहीं। कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है किस इंडस्ट्री में इसका डिकार्बोनाइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन प्लांट यस, ऑयल रिफाइनरी यस, स्टील प्लांट यस, वन सॉल्व। चलो क्लास इज ओवर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट यार 4 क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी, आपकी क्लास 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए आपको 2 सोर्सेस फॉलो करने हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बायोलॉजी के लास्ट, और बायोलॉजी के जो लास्ट चैप्टर हैं, ठीक। बाकी आप शंकर पढ़ो या ना पढ़ो, हम लोग इन्वायरमेंटल एक्ट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। और जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके साथ जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस होंगे। फील फ्री कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है या जो भी मैं समझा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क। आप इसको जो है एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ो। इसमें बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री के बिना एनवायरनमेंट नहीं आएगी। बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए आपको, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। प्लस एक्सप्लोरेबिलिटी शुड बी देयर। आपको थोड़ा थोड़ा सर्च करके पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यूपीएससी इज 1 स्टेप अहेड, ठीक है। एक्सप्लोरेबिलिटी आपको करनी ही पड़ेगी, सर्च करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर, आई विल कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सी माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप पॉलिटी पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, आप उतना ही वेटेज एनवायरनमेंट को दो, कल्चर को दो, एनवायरनमेंट को दो, कल्चर को दो, साइंस एंड टेक एटलीस्ट गिव बेसिक वेटेज। यार आप बताओ, एनवायरनमेंट में मैंने ऐसा कुछ बताया कि आप पढ़ो तो सही ना हो पाए, है ना, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं सही हुए होंगे। और अगर आप यार 50% 60% भी आप क्वेश्चन सही कर लो ना, तो यूपीएससी का कट ऑफ ही यार 50% रहता है। सीसेट अपना थोड़ा ढंग से कर लो, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बाकी 2-3-4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगी। आप इसको रिवाइज करते रहिए, जो भी दिक्कत है पूछते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।